हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस के साथ है मेरे भाई। हर क्वेश्चन का डिटेल्स आपको एकदम सटीक और सुंदर आंसर के साथ आपको हर प्रश्न का पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगा इस यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम लिंक पे मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो पूछा था, बेहन दिन खलम किस राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक उत्सव या नृत्य है? बेहन दिन खलम इज ए मेजर ट्रेडिशनल फेस्टिवल या डांस ऑफ विच स्टेट? तो ये आपका मेघालय का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मेघालय राज्य में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बेहन दिन खलम उत्सव है। इसका वाक्यांश होता है, दुष्ट आत्माओं, महामारियों और विष चूसकों की राक्षसों को दूर भगाएं। यह शब्द बेहन दिन खलम का अर्थ है सब। वर्षा ऋतु से पूर्व जो रोपण ऋतु के अंत को चिन्हित करता है, उस समय मनाया जाता है। यह फसल उत्सव देवताओं को प्रसन्न करने और भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है और यह लगातार 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है मेघालय में, बेहन दिन खलम। चलिए अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, इन द 1951 एशियन गेम्स विच कैटेगरी ऑफ मेडल्स डिड इंडिया विन द मोस्ट? 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस श्रेणी में पदक सबसे अधिक जीते थे? तो आपका इसका राइट आंसर है गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए आपका है। 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने कुल 51 पदक जीते थे, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो गोल्ड आपका 15 गोल्ड था, 16 सिल्वर था और 20 ब्रॉन्ज आपको मिला था हमारे अपने भारत को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ली है? तो देख लीजिए, यहाँ शपथ ग्रहण हुआ था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। 11 नवंबर 2024 ही बोला है, तो आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। ऑप्शन बी आपका राइट है। लेकिन और थोड़ा देख लीजिए, इनके पूर्ववर्ती जो हैं, उन्होंने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जो 50वें CJI थे, उनका स्थान लिया है और इनका टेन्योर जो कार्यकाल है 13 मई 2025 तक इस पद पर रहेंगे। और अगले CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने के कतार में हैं, जो बन चुके हैं और जिनका कार्यकाल 24 नवंबर 2025 से शुरू भी हो गया है। नियुक्ति होता है, CJI की नियुक्ति होता है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 124 के आर्टिकल 2 के तहत नियुक्ति की जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपका, ये भी इंपोर्टेंट आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल लोकेटेड? तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। जगन्नाथपुरी मंदिर आपका ओडिशा में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यह 1661 ईस्वी में राजा इंद्रद्युम्न द्वारा निर्मित श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो है ओडिशा में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो हिंदू देवता भगवान विष्णु का ही रूप है। जगन्नाथ की मूर्ति पत्थर या धातु के बजाय लकड़ी की बनाई जाती है और हर 12 या 19 साल में विधि पूर्वक उसकी जगह स्थापित की जाती है। यह आपका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। चलिए पूछाएगा कि कौन राजा के द्वारा निर्मित हुआ था? तो राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा 1161 में। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के थ्रू आपका ये जारी किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। यहाँ देख लीजिए, 6 मई 2005 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। इस वर्ष की रिपोर्ट AI पर फोकस थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस रिपोर्ट ने 193 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक 2023 की समीक्षा के आधार पर रैंकिंग दी है।
रैंकिंग दी है और रैंकिंग 4 श्रेणियों में बांटा है। उसमें भारत की स्थिति 2023 में भारत और बांग्लादेश की संयुक्त रूप से 130वां स्थान था और स्कोर था 0.68 प्राप्त हुआ था। और इसमें 22 में भारत को 134वां स्थान हुआ था, 0.644 प्राप्त हुआ था। और उसके बाद भारत में मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और भारत के पड़ोसी देश जैसे चीन है तो इसका रैंक था 78वां स्थान था, श्रीलंका का 89वां था, भूटान का 125वां था, बांग्लादेश 130वां और 23 में बांग्लादेश और इंडिया दोनों इक्वल था मेरे भाई, बांग्लादेश और इंडिया। नेपाल का आपका 145वां स्थान है। और यहाँ शीर्ष जो टॉप देश हैं रैंक 1 में है आइसलैंड 0.972 स्कोर के साथ, फिर नॉर्वे एवं स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया लास्ट में 7वें पोजीशन 5वें नंबर पर है। 1 2 3 4 5वें नंबर पर। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP को बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट कितने दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजनी पड़ती है? तो यह आपका भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP को बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट जांच अधिकारी को IO को 7 दिनों के अंदर भेजनी होती है, जो आगे मजिस्ट्रेट को भेजता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महत्वपूर्ण सबूत समय पर एकत्र हो सके और न्याय प्रक्रिया में तेजी आए। तो यह आपको 7 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट पेश कर देना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, सदीर अट्टम। सदीर अट्टम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर अट्टम आपका ये हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम ही है सदीर अट्टम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई, यहाँ आंसर भी दे दिया हूं। चलिए भरतनाट्यम से थोड़ा देख लेते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और इसे पहले सदीर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। सदीर अट्टम या दासी अट्टम यह भारत के पारंपरिक नृत्यों में से पहला है जिसे थिएटर कलाकारों द्वारा नया रूप दिया गया है और देश और विदेश में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। भरतनाट्यम का संगीत दक्षिण भारत की कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। चलिए कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं उसकी भी सूची यहाँ लगा दिया हूँ, देख लीजिए। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी मतलब ओडिशा का, कथकली केरल वाली, याद रखना है कथकली केरल वाली, सत्रिया असम की त्रिया, सत्रिया नृत्य, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम करेला कट्टम मतलब मोहिनी अट्टम केरल, करेला कट्टम। याद रखने के लिए थोड़ा सा ये सब ट्रिक है मेरे भाई। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई। यह किस्त 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जारी की गई, जिसमें 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 22,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित यानी डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर DBT के माध्यम से इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, फरवरी 2025 में आयोजित हरियाणा की 15वीं विधानसभा के निर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें मुख्य अतिथि थे श्री ओम बिड़ला। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई, श्री ओम बिड़ला। चलिए फरवरी 2025 में हरियाणा की 15वीं विधानसभा के निर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम ओरिएंटेशन प्रोग्राम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला थे। इस कार्यक्रम से संबंधित मुख्य विवरण भी निम्नलिखित है। जो डेट तय किया गया था, यह कार्यक्रम 14 और 15 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। उद्घाटनकर्ता थे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने,
14 फरवरी को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और विशिष्ट अतिथि जो थे हरियाणा के चीफ गेस्ट के रूप में थे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी इस अवसर पर विशिष्ट स्पेशल गेस्ट के रूप में उपस्थित रहे थे। समापन हुआ था। राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरिवंश जी ने 15 फरवरी 2025 को इस कार्यक्रम का समापन भी किया था। आयोजक, यह कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हरियाणा विधानसभा सचिवालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर श्री ओम बिरला साहब हैं। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था मेरे भाई, तो इस तरह से कुछ कुछ जो इसका फैक्ट है आपको आपके सामने पेश कर दिया हूं। आप देख लीजिए, इसमें से जो ऑप्शन पूछा था वही आपका राइट आंसर था। अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद जीव के प्रकार पर निर्भर करते हैं। पशु कोशिकाओं जैसे मानव की मांसपेशी कोशिकाओं में अंतिम उत्पाद लैक्टिक यानी एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। आपका ईस्ट जो हो गया, और पौधे में अंतिम उत्पाद एथेनॉल होता है। अंतिम उत्पाद आपका एथेनॉल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ईस्ट और पौधे में। कुछ बैक्टीरिया में जो होते हैं अंतिम उत्पाद नाइट्रोजन गैस होते हैं N2, मेथेन गैस CH4 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जैसे अकार्बनिक अणु हो सकते हैं। तो ये था अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद। अब इसमें से जो आपको पूछा था पशु कोशिका, ईस्ट या फिर बैक्टीरिया, आपको आंसर वहां करना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? विच सिख गुरु फाउंडेड द खालसा पंथ? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। खालसा पंथ सिख धर्म का पालन करने वाले समुदाय और दीक्षा प्राप्त सिखों के एक विशिष्ट समूह दोनों को संदर्भित करता है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा परंपरा की स्थापना करी थी। इसकी स्थापना सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। सिख बैसाखी पर्व पर खालसा की स्थापना का स्मरण करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी और गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10th गुरु भी थे, सिखों के 10वें गुरु भी थे मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था हॉकी में अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड कार्ड। ऑप्शन सी आपका राइट है मेरे भाई, ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए देखिए, हॉकी में मुख्य रूप से 3 कार्डों का उपयोग होता है जो गंभीरता के अनुसार इस प्रकार है। हरा कार्ड जो होता है यह एक चेतावनी है और अक्सर खिलाड़ी को 2 मिनट के लिए अस्थायी निलंबन यानी टेम्पररी सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। येलो कार्ड जो आपका है यह अधिक गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप खिलाड़ी को कम से कम 5 मिनट का निलंबन मिलता है। समय की अवधि रेफरी द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर तय की जाती है। और इसमें आपका है अपराध का मतलब हो गया हॉकी में जो कुछ नियम होते हैं उसको फॉलो नहीं करना, वही अपराध है। यहाँ अपराध वो क्रिमिनल केसेस वाला अपराध नहीं, हॉकी में जो अयोग्यता होगा। और लाल कार्ड जो है यह गंभीर दंड है जो हिंसक आचरण या किसी बहुत गंभीर फाउल के लिए दिया जाता है। लाल कार्ड मिलने पर खिलाड़ी को तुरंत मैच से बाहर कर दिया जाता है और वह खेल के काफी समय में भाग भी नहीं ले सकता है। चलिए, तो ये था हॉकी में अयोग्यता के लिए रेड कार्ड। अगला आपका है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन IPv6 एड्रेसेस? IPv6 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 128 बिट्स। IPv6 एड्रेस में 128 बिट्स होते हैं जो IPv4 के 32 बिट्स की तुलना में काफ़ी बड़ा एड्रेस स्पेस प्रदान करते हैं ताकि इंटरनेट पर उपकरणों की बढ़ती संख्या के लिए पर्याप्त पते उपलब्ध हो सके। इन 128 बिट्स को हेक्साडेसिमल में दर्शाया जाता है और कोलोन, इस तरह से कोलोन से
अलग किए गए 8 समूहों में बांटा जाता है। तो आपका ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी था मेरे भाई, 128 बिट्स। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने का निर्देश देता है, और क्या वर्तमान में पूरे देश में यह संहिता लागू है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है, जो राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास और निर्देश भी देता है। तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 44 आपका राइट आंसर था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारत में पहली सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप मतलब पुरुष का जो मैच था कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वाज द फर्स्ट सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप मेंस हेल्ड इन इंडिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 31 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पुरुष और महिला वर्ग का 2025 पुरी, ओडिशा के पुरी में आयोजित हुई। रेलवे ने 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में गत विजेता महाराष्ट्र को पराजित कर खिताब जीता। महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने फाइनल मुकाबले में ओडिशा को पराजित करके खिताब जीता, और महिला वर्ग में ओडिशा की अर्चना मांझी को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर चुना गया, जबकि महाराष्ट्र की रेशमा राठौड़ को सर्वश्रेष्ठ अटैकर का पुरस्कार भी मिला है। महाराष्ट्र की तन्वी भोसले को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी मिला है। तो ये सब भी आप ध्यान में आपको रखना है मेरे भाई। अगले आने वाले शिफ्ट में हो ना हो यहाँ से क्वेश्चन बनने जा रहा है मेरे भाई, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज को। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, मैथ का क्वेश्चन था, एक दुकानदार 3500 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 15% की छूट देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या हो? 3500 अगर आपका है कॉस्ट प्राइस मेरे भाई, 3500 आपका है, इसमें आपको 15% छूट दे रहा है, 15% माइनस कर रहा है 100 में से 15, तो बच गया आपका 85%। यही आपका तो कॉस्ट प्राइस था, यही आपका कॉस्ट प्राइस था। 3500 का आपको 85% निकाल देना था 5 से 17 बार में। अब 5 से 20 बार में 1 0 से 1 0 2 से कटेगा, 17 दूनी 34, 175 बार में, और 175 गुने 17 आप कर लेते हैं तो 17 पचे 85 के 5 हाथ में 8, 17 सत्ते 19 से 119 और 8 27, हाथ में बचा 12, 17 और 12 29। आपका यही आंसर राइट था मेरे भाई। 2975 रुपये निकाल लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गलत हो जल्दी में, लेकिन यही आपका क्या था, सीपी आपका राइट आंसर था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये भी परसेंटेज का एक क्वेश्चन पूछा था, 3600 12,000 का कितना परसेंट होगा? तो 12,000 का कितना परसेंट एक्स परसेंट होगा? 3600। ये जो एक्स परसेंट लिखते हैं ना मेरे भाई, यही परसेंट के बदले में बटा में 100 जाता है, इसलिए उसको हम डायरेक्ट कर दिए हैं। आप काट दीजिए 00 से 00, 120 12 तिया 36, आपका एक्स बराबर 30% राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था आपका, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस प्रतिवर्ष 24 नवंबर को मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। उन्हें धर्म और मानवता की रक्षा के लिए मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ अपना बलिदान दिया था। मुख्य जानकारी है, बलिदान उन्होंने कश्मीरी पंडितों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में अपना शीश दिया था। शीश देने का मतलब औरंगजेब ने सर कलम कर दिया था गुरु तेग बहादुर सिंह को। उनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में श्लोक के रूप में है, दर्ज है, जो वैराग्य और भक्ति पर जोर देते हैं। दिल्ली का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उनके शहीदी स्थल पर बना हुआ है, जहां उनका बलिदान हुआ था वहीं शीशगंज साहिब का निर्माण किया गया है। तो ऐसे हमारे थे गुरु तेग बहादुर जी, सत सत नमन गुरु तेग बहादुर जी। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? इन विच स्टेटमेंट गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो यह आपका हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जिसके दो मुख्य भाग हैं, विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। विशेष सापेक्षता क्या है? यह 1905 में प्रकाशित, यह गति और समय के बीच संबंध बताता है। और सामान्य सापेक्षता जो है, जो 1916 में प्रकाशित, यह गुरुत्वाकर्षण को द्विकाल के मुड़ने के रूप में समझाता है। तो यही था आपका दो सापेक्षता, विशेष सापेक्षता जनरल और एक स्पेशल रिलेटिविटी। याद रखना, स्पेशल 1905 में प्रकाशित हुआ था और जनरल 1916 में प्रकाशित हुआ था। तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 किस राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था? तो यह आपके उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अभी फिलहाल में स्वर्गीय, फिलहाल नाम के टाइटल के आगे लग जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उस समय के राष्ट्रपति थे मेरे भाई। राष्ट्रपति की स्वीकृति पड़ी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 15 जून 2005 की इसकी स्वीकृति हुई थी और संसद में पारित मई 2005 में भारतीय संसद में हुआ था। अधिनियम जो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 15 जून 2005 को अपनी स्वीकृति यानी मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ और उसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंच देकर पारदर्शिता और जवाबदेही लाना सूचना का अधिकार का मेन पर्पस था मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, स्पेयर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? द स्पेयर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? तो इसका आपका हो जाएगा बॉलिंग। बॉलिंग, ऑप्शन बी आपका राइट है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्पेयर शब्द बॉलिंग खेल से संबंधित है। बॉलिंग में स्पेयर तब होता है जब कोई खिलाड़ी अपनी गेंद में सभी 10 पिन नहीं गिरा पाता है, लेकिन दूसरी गेंद से बची हुई सभी पिन गिरा देता है, उसी को स्पेयर में बॉलिंग बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, गांधारी का पात्र निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में लोकप्रिय विषय है? तो गांधारी का पात्र मुख्य रूप से कथकली नृत्य शैली में एक अत्यंत प्रभावशाली और लोकप्रिय विषय है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कथकली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मेरे भाई। अभिनय जो हुआ था कथकली में, गांधारी के त्याग, शोक और क्रोध, विशेषकर दुर्योधन की मृत्यु के समय को गहन चेहरे के भावों यानी नवरस के माध्यम से दिखाया जाता है। गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधे हुए दिखाया जाता है, जो उनके पतिव्रता धर्म का त्याग का प्रतीक है। गांधारी अंधी नहीं थी, उनके हस्बैंड जो थे भीष्म पितामह नाम था कि क्या नाम था, थोड़ा देख लीजिएगा, तो वो अंधे थे और उनकी पत्नी, ये गांधारी अंधी नहीं थी, लेकिन पतिव्रता धर्म को निभाते हुए उनके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। नृत्य नाटिका में अक्सर महाभारत के युद्ध के बाद दृश्यों को दर्शाया जाता है जहां गांधारी भगवान कृष्ण को श्राप देती है ना, जहां भगवान कृष्ण को श्राप देती है। और ये जो गांधारी पात्र है, भरतनाट्यम और ओडिसी में भी गांधारी के विलाप का एकल प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका कथकली राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन बना था? तत्कालीन यहाँ कर सकते हैं, तत्कालीन यहाँ उस समय का तत्कालीन था, उस समय का है इमीडिएट। तो मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये बने थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का शासक बना, लेकिन उसका शासन बहुत कम समय के लिए रहा और जल्द ही रजिया सुल्तान ने सिंहासन संभाला था। चलिए, रुकनुद्दीन थोड़ा अयोग्य था और अयोग्यता के कारण उसकी मां शाह तुर्कान उसके सारे फैसले पर हस्तक्षेप करती थी, जो दिल्ली सल्तनत के
व्यापारियों को, बिजनेसमैन को, सरदारों को ये चीज़ शोभा नहीं देता था और इसलिए रजिया सुल्तान को उन लोगों ने सिफारिश करके बैठाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है? सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है? तो सौर मंडल के केंद्र में सूर्य आपका स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई। सौर मंडल के केंद्र में सन, जो एक विशाल गर्म तारा और सौर मंडल के सभी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण में बांधे रखता है, साथ ही प्रकाश और ऊष्मा भी प्रदान करता है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसमें लगभग 99.86% द्रव्यमान समाहित है। तो राइट आंसर आपका सन हो जाएगा। सन और उसके चारों साइड में परिक्रमा सब लगा रहे हैं, वो तो आपको पता है। और सूर्य से दूरी के हिसाब से एक ट्रिक मैं आपको बताया था, फिर बता देता हूं मेरे भाई, कि यहाँ आपका सन है और इसके नज़दीक के हिसाब से आपको रखना है बु, सु, प्री, मंग, ब्री, शनि, फिर आपका है अरुण और वरुण। इस तरह से याद रखना है। मतलब बु से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बु, सु, प्री, मंग, ब्री, शनि, अरुण, वरुण। बु, सु, प्री, मंग, ब्री, शनि, अरुण, वरुण। कमेंट में जरूर लिखिएगा मेरे भाई। अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और कृपया चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था, पता नहीं कौन सा था, लेकिन मैं मनमोहन सिंह के बारे में कुछ यहाँ पे ला दिया, हो सकता है इसी सबसे क्वेश्चन मिला जुला होगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 21 जून 1991 को भारत के वित्त मंत्री बने थे। उस समय भारत के पास विदेशी मुद्रा था, जो फॉरेन एक्सचेंज की भारी कमी थी और देश दिवालिया होने के कगार पर था। 1991 का आर्थिक संकट और समाधान इसका क्या हुआ था? सोना गिरवी रखना पड़ा था। भारत के पास केवल 2 हफ्तों के आयात के लिए पैसे बचे थे। मजबूरन सरकार को बैंक ऑफ इंग्लैंड में 47 टन सोना रखना पड़ा था गिरवी। और कहाँ? बैंक ऑफ इंग्लैंड में। फिर एलपीजी सुधार, उन्होंने उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की नीति लागू करी। लाइसेंस राज का अंत, उद्योगों पर से सरकारी नियंत्रण कम किया गया और विदेशी निवेश के रास्ते खोले गए। रुपयों का भी अवमूल्यन हुआ था। तो निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय रुपयों की कीमत क्या कर दी गई थी? थोड़ा सा 2 चरणों में कम की गई थी। तो ये मनमोहन सिंह से भी जुड़ा हुआ कुछ सवाल, 21 जून 1991 से कुछ जुड़ा हुआ सवाल था, तो उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ कुछ पॉइंट भी दे दिया था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पुस्तक हार्ट लैम्प की लेखिका कौन है, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी, बानू मुश्ताक। ऑप्शन सी आपका राइट है। बानू मुश्ताक एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका और कार्यकर्ता हैं। उनके कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए उन्हें 2024 का पेन हेसेल टिल्टमैन पुरस्कार मिला है। उनकी रचनाएं अक्सर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के जीवन और उनके संघर्षों पर केंद्रित होती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में विजेता को 50,000 पाउंड लगभग 55 लाख रुपए मिलते हैं। यह राशि लेखक और अनुवादक में बराबर बांटी जाती है। लेखक और अनुवादक में 55 लाख जो भारतीय रुपए में है उसको बराबर बराबर बांटा जाता है। तो ये बुकर पुरस्कार मिला था 2025 में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक जी को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 में, तब इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? जब लागू हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरे भाई। जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब उसमें 395 अनुच्छेद या धाराएं थी। मूल अनुच्छेद धाराओं की संख्या संविधान में आज भी इतनी ही है। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है, लेकिन ये मूल अनुच्छेद के ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने जब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया, तब संविधान के अनुच्छेद 51 में एक नया अनुच्छेद
51 क जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थापित किए गए। संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज 25 भाग और 12 अनुसूची संविधान में हो गई है मेरे भाई, और अनुच्छेद 395 ही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, लेकिन यही इसका थोड़ा सा उल्टा 213 कहाँ गया? 213 डाले हैं या नहीं? 213 आपका राज्यपाल से संबंधित है। 213 आपका राज्यपाल से संबंधित है। लगता नहीं डाले हैं मेरे भाई, लगता है नहीं, इसमें थोड़ा छूट गया है। तो आपका अनुच्छेद 213 जो है आपका राज्यपाल से संबंधित है, राज्यपाल से। चलिए ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न जो था, प्रतिक्रिया का नियम यानी गति का तीसरा नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गति का तीसरा नियम सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो तीसरे नियम सर आइजैक न्यूटन 1687 में प्रिंसिपिया बुक में दिया था। आइजैक न्यूटन इसका राइट आंसर है मेरे भाई। कुछ एग्जाम्पल भी है कि जब हम जमीन को पीछे धकेलते हैं, मतलब क्रिया करते हैं, तो जमीन हमें आगे की ओर धकेलती है, मतलब जिसको चलना बोलते हैं। रॉकेट के पीछे से निकलने वाली गर्म गैसें नीचे बल लगाती है, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। तैराक पानी को पीछे धकेलता है और पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है, तो तैरना में। गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, तो यह आपका हो जाएगा, ये भी तीसरे नियम का ये सब उदाहरण है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं मेरे भाई। भारत के संविधान में अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल आमतौर पर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ना पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। राज्यपाल बनने के लिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करना उसके लिए अनिवार्य है। राज्यपाल का केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत नियुक्त किया जाता है। और राज्यपाल के पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। जैसे बिहार में कोई राज्यपाल आ रहे हैं, कहीं से ट्रांसफर होकर वहाँ शपथ बिहार में अगर लेना है, या फिर यूपी में लेना है, या फिर महाराष्ट्र में लेना है, तो वहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं माननीय राज्यपाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पंजाबी भाषा को लेकर के आया था। तो 1976 में पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नरेंद्र पाल सिंह और उनके उपन्यास बामुलाहजा होशियार के लिए 1976 में पंजाबी भाषा के लिए लिटरेचर का अवार्ड मिला था श्री नरेंद्र सिंह को मिला था मेरे भाई। चलिए तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा मेरे भाई, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।